हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक देख रहे हैं दिस इज़ प्रोजेक्ट वर्क इन अकाउंटिंग। जो सीबीएसई ने जो गाइडलाइंस इसके लिए दी हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन इसके लिए हैं, उनको अपन देख रहे हैं। तो देखो, यूनिट वाइज मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट वर्क जो है ये 20 मार्क्स का आपका है टोटल। और इसमें यूनिट 1 जो है वो प्रोजेक्ट फाइल की है। इसमें 4 मार्क अलॉट किए गए हैं। इसके लिए अपन क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको अपन आगे देखेंगे। फिर आपका एक रिटर्न टेस्ट होगा 12 मार्क्स का। 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, 6+6। 6 मार्क का उसमें रेशियो में से आएगा और 6 मार्क का उसमें से कैश फ्लो का आएगा। 1 आवर का क्वेश्चन होगा, कैसे होगा वो बताऊंगा आपको बाद में। और देन वाइवा आपका है 4 मार्क्स का। ये भी जो रिक्वायरमेंट होगी उसको अपन देखें। कुल मिलाकर आपका 4+12+4 दैट इज 20 मार्क्स। कि ये 20 मार्क्स का किस तरीके से चलेगा उसको अपन देखेंगे। तो देखो, इसमें जो गाइडलाइंस हैं उसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ लगभग 3 टाइप के प्रोजेक्ट है। ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन द स्टूडेंट विल वर्क ऑन एट लीस्ट 3 टाइप ऑफ प्रोजेक्ट आउट ऑफ विच 1 विल बी कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, तो आपको 3 प्रोजेक्ट देखने हैं जो फाइल के अंदर दिखाने हैं। उसमें पहला होगा आपका कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव नेचर जो बेसिकली ये आपने जो 11th के अंदर अकाउंट्स पढ़ी है, ये उसके बेसिस पर है। जो इनिशियल स्टेज पे आप जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, और देन उनके फाइनल अकाउंट्स हैं, और देन उसके बेसिस पे कोई रेशियो एनालिसिस या कैश फ्लो है, वो सब चीज़ें इसके अंदर आती है। ये बेसिकली रियल लाइफ सिचुएशन है जितना हम पॉसिबल कर सकें कि हाँ भाई एक बिजनेस को मेकअप कैसे किया जाता है, किस तरीके से। तो वो सब कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आएंगी। ठीक है ना। Then two project will be of a specific nature using at least one tool of analysis in each। यानी 2 स्पेसिफिक होंगे। एक तो कॉम्प्रिहेंसिव हो गया जो कि 11th के नॉलेज के बेसिस पर होगा, और 2 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होंगे जो कि आपके बेसिकली 12th के बेस पर होंगे। सही है। इनमें आपको क्या लेना पड़ेगा? परफॉर्मेंस ऑफ सेगमेंट्स कीपिंग इन माइंड 3 पैरामीटर, जैसे कि उसमें रेवेन्यू होना चाहिए, उसमें नेट प्रॉफिट होना चाहिए, उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड होनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें अपन को वेबसाइट्स पे, न्यूज़पेपर में बहुत वास्टली मिल जाएंगी। ऐसी कोई दिक्कत इनके अंदर नहीं आएगी। इसके अलावा रेवेन्यू का कंपैरिजन, नेट प्रॉफिट का कंपैरिजन, अर्निंग पर शेयर का कंपैरिजन, ये सब चीज़ें भी आप उसके अंदर दिखा सकते हैं। सही है। तो अब अपन बारी बारी से लेते हैं कौन कौन सा प्रोजेक्ट है। तो देखो, अपन ने नंबर 1 लिया था यहाँ प्रोजेक्ट फाइल। पहले अपन प्रोजेक्ट फाइल के बारे में बात करते हैं। तो यूनिट 1 प्रोजेक्ट फाइल। Student will prepare a project file to record their work related to the problems attempted by them in the following format। क्या फॉर्मेट होगा देखो, उस प्रोजेक्ट फाइल के बारे में आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट पेज ऑफ द फाइल शुड डिस्क्राइब टाइटल ऑफ द वर्क। आपके वर्क का टाइटल आप क्या रख रहे हैं? दुकान का नाम, बिजनेस का नाम। आइडेंटिटी ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट कौन है, किसने बनाई है, कौन सा स्कूल है, एंड द टीचर, और उस जिस टीचर की गाइडेंस में आपने ये बनाए हैं, अपने स्कूल टीचर। देन आएगा इंडेक्स टू इंडिकेट कॉलम फॉर टाइटल वर्क, पेज नंबर, डेट, टीचर्स रिमार्क्स एंड सिग्नेचर। ये सब आपका इंडेक्स में आ जाएगा। द फॉर्मेट फॉर द प्रोजेक्ट वर्क विल बी नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम या नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, किस चीज़ का प्रोजेक्ट आपने बनाया है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। पीरियड ऑफ स्टडी आपने जो रखी है वो कितने पीरियड की है, नॉर्मली 1 साल की होगी। सोर्स मटेरियल की ये आपको चीज़ें पता कहाँ से लगी। टूल्स ऑफ एनालिसिस, आपने कौन कौन से स्टेटमेंट एनालिसिस जो टूल्स हैं, वेरियस, कॉमन साइज है, कंपैरेटिव है, कौन कौन से टूल यूज़ किए हैं। प्रोसेसिंग एंड टेबुलेशन, आपने टेबुलेशन मतलब किन किन चीज़ के लिए डेटा की टेबल बनाई है। डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन, जैसे पाई डायग्राम है, बार डायग्राम्स है, और ग्राफ्स वगैरह का कहाँ कहाँ यूज़ किया है। देन डेरिवेशन एंड इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन, कि हाँ भाई हमारा कंक्लूजन क्या है, इससे हमने डिराइव क्या किया, हम क्या क्या इंटरप्रेट करना चाहते हैं। और देन कोई अजम्पशंस इस पूरे काम के लिए अगर आपने लिए हों तो वो भी आप यहाँ, इनको हाइपोथेसिस कहते हैं, वो भी आप यहाँ दिखाएंगे। प्रोजेक्ट फाइल शुड बी नीटली हैंड रिटन, नॉर्मली हैंड रिटन होगी, एंड प्रेजेंटेबल विद पेज नंबर्स, क्योंकि इंडेक्स जब आप यहाँ दिखाएंगे तो पेज नंबर दिखाना जरूरी है। ईच स्टेप ऑफ द सॉल्यूशन नीड टू बी हाईलाइटेड, उसको हाईलाइटेड करना जो सॉल्यूशन है। कंक्लूजन ड्रॉन शुड बी प्लेस्ड इन बॉक्सेस एट द एंड, और जो कंक्लूजन निकले तो उसको आप अलग से बॉक्स में लिखेंगे। टीचर जो आपका होगा एक्सटर्नल, वो इसका इवेल्यूशन किस बेसिस पे करेगा। तो गाइडलाइन फॉर द एग्जामिनर क्या है? वाइल इवेल्यूटिंग द प्रोजेक्ट फाइल, मार्क्स आर टू बी अवॉर्डेड
आउट ऑफ 4, जो 4 मार्क्स हैं वो किस बेस पर होंगे? कंटेंट आपने कैसा बनाया, तो आपने किस तरह से टॉपिक को कवर किया, उसका प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए तो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, एंड ओरिजिनलिटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क, मतलब वाकई वर्क लग रहा है कि स्टूडेंट ने ही किया है और उसकी क्वालिटी क्या है, क्योंकि अगर नकल मार के किया है तो टीचर को कहीं ना कहीं अंदाजा हो सकता है। तो ये आपकी यूनिट 1 है जिसमें आप फाइल पूरी तैयार करेंगे और ये सब चीज़ें उसके अंदर देंगे। एक यूनिट 2 है जो कि अपन ने यहाँ देखा, प्रोजेक्ट फाइल तो हो ही गई आपकी 4 मार्क की। देन आपका आएगा रिटर्न टेस्ट जो 12 मार्क्स का है, 1 आवर का है, 6+6 रेशो और कैश फ्लो के 2 क्वेश्चन आएंगे, तो वो आपका रिटर्न टेस्ट है। रिटर्न टेस्ट के लिए क्या गाइडलाइंस है देखो, स्टूडेंट्स विल बी गिवन 2 एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स ऑफ 6 मार्क्स, 2 क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क के, हो गए 12 मार्क्स, ईच कवरिंग द टूल फॉर एनालिसिस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेसिकली ये जो 2 क्वेश्चंस होंगे ना, एक तो आपका होगा रेशो का और एक आपका होगा कैश फ्लो का। बेसिकली यही 2 क्वेश्चन जो है नॉर्मली पूछे जाते हैं। और थर्ड आपकी कंडीशन आएगी वाइवा। वाइवा का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम ये देख सकें कि स्टूडेंट को वाकई जो प्रोजेक्ट की जानकारी है और वो ओरिजिनली उसने बनाया है या नहीं, मतलब वो जेन्युइन है या नहीं, ये चीज़ चेक करनी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो टीचर हैं वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछेगा, जिससे कि आपके प्रोजेक्ट की ऑथेंटिसिटी जो है वो प्रूवन हो जाए कि आपका जो ये वर्क है वो आपने ही फाइल्स में किया है, आपने कहीं से नकल नहीं की है। वाइवा क्वेश्चन शुड रिलेट ओनली टू द प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही होंगे जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है। क्यों? टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वर्क, वर्क की ऑथेंटिसिटी पता लग जाए। टू चेक दैट स्टूडेंट अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड द प्रोजेक्ट, और क्या वाकई स्टूडेंट उस आइडिया को समझता है, उसके पीछे वर्कआउट जो है वो। तो इस तरीके से आपका पूरा जो टॉपिक है, प्रोजेक्ट फाइल है 4 मार्क्स की, रिटर्न टेस्ट 12 मार्क्स का, वाइवा जो आपका है 4 मार्क्स का जो है वो आपका होगा। अब मैंने आपको बताया कि जो प्रोजेक्ट फाइल है बेसिकली इसमें 3 टाइप के प्रोजेक्ट होंगे, एक तो कॉम्प्रिहेंसिव और 2 स्पेसिफिक। अब अपन उन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, देखते हैं। तो देखो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट जो आपने 11th में बनाए होंगे उसी के लिए है। इसमें क्या होगा कि आप एक स्टोरी बनाएंगे कि मिस्टर तुषार, जैसे ये मिस्टर तुषार के बारे में, ऑब्वियस है वैसे स्टोरी आपके बारे में होगी तो आपको अपना नाम जो है वो डिनोट करना पड़ेगा, और उसकी पूरी स्टोरी राइटिंग जो है वो अबाउट 1 पेज है और अबाउट 1/4 पेज यहाँ है। अब सॉल्यूशन इसका चालू होगा कैसे, सबसे पहले नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, तो स्टडी ऑफ द बिजनेस ऑफ मिस्टर तुषार, ये मिस्टर तुषार के बिजनेस क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू नो वेदर द बिजनेस ऑफ मिस्टर तुषार इज अ सक्सेस और अ फेलियर, हम ये चेक करना चाहते हैं। टू नो वेदर द बैंक विल गिव लोन फॉर दिस बिजनेस, क्या बैंक उसके लिए लोन देगा। पीरियड ऑफ द स्टडी क्या है, 1 ईयर है, एंडिंग ऑन 31 मार्च 2013, ऐसा आपको ईयर लिख सकते हैं। नॉर्मली आप 16 लिखिए, ज़्यादा सही रहेगा, जो ईयर लास्ट बीत चुका है। एनालिटिकल टूल्स हमने नेसेसरी अकाउंटिंग रेशियोज यूज़ किए हैं, और सोर्स मटेरियल क्या है, जो प्रोजेक्ट स्टेटमेंट है, या फिर हम लिख सकते हैं कि हाँ भाई हमने कहाँ कहाँ से डेटा लिया है। द प्रोजेक्ट वर्क इज प्लान एंड एग्जीक्यूटेड एज फॉलोज, सबसे पहले हम जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे। उसके बाद हम ट्रेडिंग पीएल अकाउंट जो 31 मार्च को एंड होंगे उनको तैयार करेंगे। उसके बाद हम जीपी रेशो, एनपी रेशो, जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी चेक हो जाए। उसका करंट रेशो, क्विक रेशो, डेप्ट इक्विटी रेशो, जिससे कि बैंक उसको लोन देगा या नहीं देगा, ये सब हम चेक करेंगे। तो ये हमारा पूरा आउटलाइन होगा कि कैसे हम इस कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट को डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले अपनी बात होगी जर्नल की, इतनी बड़ी स्टोरी लिखी है तो ऑब्वियस है उसके जर्नल भी होंगे। तो ये देखो जर्नल पूरा कंटिन्यू है। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 lakhs, कैश अकाउंट डेबिट 3,50,000, टू कैपिटल 5,50,000। इस तरह से सारी जर्नल देखो, नेक्स्ट पेज पे आपके पूरा जर्नल चल रहा है, आगे कंटिन्यू है पूरा जर्नल, यहाँ आके जर्नल खत्म हुआ। जर्नल खत्म होते क्या चालू होगा, लेजर। इन सभी जर्नल की लेजर, जैसे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट और जितने भी अकाउंट हैं, बिल्डिंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सारे लेजर्स आपके बनेंगे। अगले 2 पेज लेजर्स पे ही चल रहे हैं, तीसरा पेज भी आपका लेजर पे ही चल रहा है। देन लेजर जहाँ खत्म हुए उसके बाद आप आ गए
ट्रायल बैलेंस पे, ट्रायल बैलेंस एज ऑन या एज एट, क्योंकि आजकल एज एट चल रहा है और ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। ट्रायल बैलेंस के दोनों साइडों के टोटल अगर इक्वल आ गए तो इसका मतलब आपका जितना भी आपने जर्नल एंट्री किया है, जितना भी आपने लीजर पोस्टिंग किया है वो ऑथेंटिकली सही है, अर्थमेटिकली जो है वो सही है। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस तो बन गया। अब ट्रायल बैलेंस के बाद क्या करना है, अब उसका बनेगा ट्रेडिंग, जिससे कि ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। उसके बाद P&L, जिससे नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। और देन बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट की दोनों साइडों का टोटल अगर इक्वल आ गया तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। नाउ इसका हम अपन एनालिसिस करेंगे तो कुछ रेशियोज की हेल्प लेंगे, तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला, देन इसका आंसर। देन हम इसका कंक्लूजन देंगे कि यहाँ पे तुषार एंटरप्राइजेज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 84% कंपेयर टू 60% इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस। कि नॉर्मली हम क्वेश्चन में दे देंगे कि नॉर्मली इस टाइप के बिजनेस में आप 60% प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन क्योंकि तुषार का बिजनेस 84% कमा रहा है तो काफ़ी अच्छा कमा रहा है। ऐसे ही तुषार एंटरप्राइजेस का नेट प्रॉफिट रेशियो 31.08 है, जबकि क्वेश्चन में हमने सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस का 25% देखा था। इसका मतलब ये नेट प्रॉफिट भी ज़्यादा कमा रहा है। तो अब हमारा कमेंट क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ तुषार बिजनेस इज क्वाइट गुड, क्योंकि वो नॉर्मल परसेंटेज से ज़्यादा कमा रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो आर सफिशिएंटली हायर देन द नॉर्म सेट फॉर सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस। जो इस टाइप के बिजनेस कमाते हैं उनसे नॉर्मली हम ज़्यादा कमा रहे हैं। तो अब बैंक लोन देगा ही नहीं देगा, तो ग्रांटिंग ऑफ लोन, उसके लिए हमने करंट रेशियो कैलकुलेट किया। वो भी इसका स्टैंडर्ड क्या होता है करंट रेशियो का, इसका स्टैंडर्ड होता है 2:1, तो ये तो इससे ज़्यादा है। क्विक रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये सब किए और उन रेशियो से क्या निकला, उन रेशियो से निकला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो तो बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है। करंट रेशियो 2.59 है, वो भी अबव है। क्विक रेशियो भी 2.59 है, जो 1 नॉर्मली इसका 1 स्टैंडर्ड होता है उससे ज़्यादा है। और ऐसे ही डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है वो भी अपन को पता लग रहा है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग केवल 0.26 ही है। तो सिंस ऑल द अबव रेशियोज आर सेटिस्फैक्ट्री, द बैंक शुड ग्रांट फर्दर लोन टू तुषार एंटरप्राइजेज। यानी बैंक उसको अगर इस फर्म को लोन देता है तो बैंक के लिए कोई रिस्क नहीं है। जो तुषार की जो फर्म है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है और उसकी सॉल्वेंसी भी जो है काफ़ी अच्छी है, वो इजीली इस लोन को चुका पाएगा। देन आगे इसी टाइप में आपको दे रखा है कि हाँ भाई इसके वाइवा क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। तो जो आपने प्रोजेक्ट बनाया उसी का व्हाट इज कैपिटल, कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, व्हाट आर एसेट्स, व्हाट इज रेवेन्यू, इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि आप 11th में पढ़ते हुए आ रहे हैं। इनकी एक बार रीडिंग कर लेंगे तो जैसे फर्स्ट ही प्रोजेक्ट में इन्होंने कुल मिलाकर 32 वाइवा क्वेश्चन पूछे हैं, उससे आपको ओवरऑल काफ़ी अच्छी नॉलेज जो है वो इसकी हो जाएगी। आगे हम देखते हैं प्रोजेक्ट स्टेटमेंट, एक और कॉम्प्रिहेंसिव है, वही स्टोरी आपकी बना रखी है। देखो अबाउट 75% पेज यहाँ है और लगभग 1 पेज का क्वेश्चन अगले पेज पे भी उन्होंने डाला है। और सॉल्यूशन फिर वही, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, ये मिस्टर पंकज का है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पीरियड ऑफ स्टडी क्या है, एनालिटिकल टूल वही रेशियो यूज़ किया है, सोर्स मटेरियल वही प्रोजेक्ट स्टेटमेंट है, क्या क्या बनाना है तो प्रिपेयर बैंक स्टेटमेंट, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो देखो ये बैंक अकाउंट बनाया है, बैंक अकाउंट से हमने ट्रायल बैलेंस बना ली, ट्रायल बैलेंस के टोटल इक्वल आ गए। देन अपन ने ट्रेडिंग P&L और देन बैलेंस शीट अपन ने यहाँ बना रखी है। उसके बाद वही शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के लिए अपन ने क्या क्या कैलकुलेट किया, करंट रेशियो और क्विक रेशियो, ये हमें कैलकुलेट करने आते हैं। इनका कमेंट भी लिखना पड़ेगा क्योंकि करंट रेशियो का स्टैंडर्ड होता है 2:1 और क्विक रेशियो का स्टैंडर्ड होता है 1:1। तो चेक करना पड़ेगा कि रेशियो तो ये तो 2 से काफ़ी ज़्यादा है, 1 से भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका मतलब तो फर्म जो है अपने लिक्विड रिसोर्सेज का जो है बहुत अच्छा यूज़ नहीं कर पा रही है, तभी वो स्टैंडर्ड से इतने ज़्यादा हैं। और देन प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो भी कैलकुलेट की गई है, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, और देन उनका कमेंट दिया गया कि हाँ भाई कमेंट क्या है। फिर इनके वही वाइवा क्वेश्चन, इस प्रोजेक्ट में से किस किस टाइप के वाइवा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो 11th के बेस पर होंगे। आप एक रीडिंग इन क्वेश्चंस की कर लेंगे ना तो आपको काफ़ी हेल्प जो है वो मिल जाएगी। तो डिफरेंट टाइप के आप देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट जो है वो दे रखे हैं। एक और प्रोजेक्ट स्टेटमेंट है, क्वेश्चन आपको काफ़ी बड़ा 1 पेज का दे रखा है। और इस बार भी स्टार्टिंग कैश बुक से हुई है, कैश बुक बना ली। देन डेटर अकाउंट बनाया है,
देन क्रेडिटर अकाउंट बनाया है, और इन सब चीज़ों से अपन ने टोटल परचेज, ये ऐसा क्वेश्चन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में बनता है, उस टाइप की चीज़ें जो है वो कैलकुलेट कर ली, डेप्रिसिएशन निकाल लिया, है ना। और देन कुछ इंफॉर्मेशन ड्राइंग्स वगैरह हैं, ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के दोनों के टोटल जो हैं वो आपके इक्वल आ जाने चाहिए, और देन आप उसका ट्रेडिंग P&L, और देन आप उसका बैलेंस शीट जो है वो बना सकते हैं, और देन उसके GP रेशियो, NP रेशियो एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर ली, और देन उनके ऊपर कमेंट दे दिए। ऐसे ही करंट रेशियो के बारे में कमेंट, सही है। ऐसे ही डेटा टर्नओवर रेशियो, उसके बारे में कमेंट, सही है। तो वेरियस कमेंट करके फाइनल कमेंट के ऊपर अपन आ जाएंगे, हम बता देंगे कि हाँ भाई किस टाइप के इस फर्म की पोजीशन है। फिर इसमें से टीचर आपसे वाइवा क्वेश्चन किस टाइप के पूछ सकता है, व्हाट इज कैश बुक, इस टाइप के 11th बेस आपके क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो ये है आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट। उसके बाद हम आएंगे CBSE गाइडलाइन फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट 2 बनाने पड़ेंगे आपको, उसमें से एक आपका हो सकता है सेगमेंट रिपोर्टिंग, है ना। AS 17 जो है वो सेगमेंट रिपोर्टिंग के बारे में जो है वो बताता है। तो कुछ सेगमेंट रिपोर्टिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं वो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे, जैसे अलग अलग टाइप के बिजनेस हैं, उनकी किस किस टाइप की सेगमेंट रिपोर्टिंग होती है वो अपन यहाँ देखेंगे। तो देखो, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इलस्ट्रेशन नंबर 1, एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ ईच सेगमेंट ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका रेवेन्यू सोप्स एंड डिटर्जेंट से कितना आता है, पर्सनल प्रोडक्ट से कितना आता है, बिवरेजेस से कितना आता है, पैकेज फूड से कितना आता है, अदर से कितना आता है, टोटल कितना है। सेम हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रॉफिट अलग अलग इन्हीं सभी बिजनेस से कितना कितना है। अब प्रोजेक्ट ऑन सेगमेंट एनालिसिस, सबसे पहले अब हमें इसके बारे में कुछ लिखना पड़ेगा। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच सेगमेंट ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड विद रेफरेंस टू रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। हम इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में एनालिसिस जो है वो करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्टडी वेदर द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सेगमेंट ऑफ हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, कि ये जो वेरियस सेगमेंट्स हैं अलग अलग, सोप एंड डिटर्जेंट्स, पर्सनल प्रोडक्ट, बेवरेजेस, टोटल रेवेन्यू में इनका कितना शेयर है और ये क्या जस्टिफाई करता है। एंड टू नो एज टू विच ऑपरेशन सेगमेंट इज परफॉर्मिंग बेस्ट, इनमें से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कौन से डिपार्टमेंट का है और इन टर्म ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, पीरियड अंडर स्टडी हमने क्या लिया है, वो ईयर एंडेड 31 मार्च 2015-16, जिस भी ईयर की रिपोर्ट आपने ली हो उसको आप बेस बना सकते हैं। देन टूल्स ऑफ एनालिसिस हमने क्या यूज किया है कि सर एक तो कॉमन साइज स्टेटमेंट यूज किया है और एक रेशियो यूज किया है। ठीक है, सोर्स ऑफ मटेरियल क्या है सर, फ्रॉम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ऑफिशियल वेबसाइट से डेटा लिया है। अब हम प्रोसेसिंग ऑफ डेटा चालू करेंगे। सबसे पहले कॉमन साइज स्टेटमेंट, और वो भी सेगमेंट वाइज रेवेन्यू है वो अपन को दे रखे। हमें ये पता है टोटल रेवेन्यू कितना है, उसमें से इस सेगमेंट का रेवेन्यू कितना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा पिछले पेज पे वापस ले जाता हूँ। देखो, हमारा टोटल रेवेन्यू है 30719, इन सब का टोटल। उसमें से सोप का कितना है 14,000, 30,000 में से 14,000 किसका है, सोप का। ऐसे सबका निकालना पड़ेगा। 30,000 में से सोप का कितना है 14 का, यानी 14 आउट ऑफ 30, इसका मतलब परसेंटेज आ गया 48.43। ऐसे पर्सनल प्रोडक्ट 9,000 समथिंग आउट ऑफ 30,000 इंटू 100, बेवरेजेस का 3,000 समथिंग आउट ऑफ 30,000। ऐसे ही पैकेज फूड्स का 1892 आउट ऑफ 30719, इन सब के परसेंटेज अपन ने निकाल लिए। ठीक है, अब इन सभी परसेंटेज को हम जो है वो उनके डिग्रीज में बांट सकते हैं, किसके अंदर, पाई चार्ट के अंदर। वो भी अपन देखेंगे। ये रहा, ये तो था परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू का परसेंटेज निकाला। अब क्या आएगा, डिग्री ऑफ सेगमेंट वाइज, उसकी डिग्री मतलब उसका जो एंगल होगा वो क्या होगा वो निकालेंगे। तो 360 डिग्री में उसको बांटेंगे। भाई 30,000 में से 14,000 का रेवेन्यू है तो 360 डिग्री में से उसका पार्ट होगा 174 डिग्री का, यानी ये डी से बनाना पड़ेगा आपको एकदम एग्जैक्टली नाप कर कि 174 डिग्री का एंगल क्या है। 30,000 में से 9,000 आपका पर्सनल प्रोडक्ट है तो 360 डिग्री में से कितना होगा, 105 डिग्री।
30,000 में से 3,000 समथिंग का डिग्री ऑफ बेवरेजेस है, तो बताओ 360 में से कितना होगा। इस तरह से आप ये सारे निकालेंगे परसेंटेज। और ये सारे परसेंटेज जो अपन ने ऊपर निकाले कौन से, एक तो रेवेन्यू के परसेंटेज, वो यहाँ लिख देंगे, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू देखो, और एक डिग्रीज, पाई चार्ट के अंदर उनका डिग्री कितना है कि सोप एंड डिटर्जेंट का जो हमारा अमाउंट है वो तो है 14,000 का, उसका परसेंटेज है 48.43 और उसकी डिग्री है 174.35। ऐसे सब का लिखेंगे हम, और देन ये पाई चार्ट जो है वो बनाएंगे। यहाँ हमको सारे मेजरमेंट देने पड़ेंगे कि सोप जो है वो ब्लू कलर में है, ये वाला, पर्सनल प्रोडक्ट जो है वो बरगंडी कलर में है, बिवरेजेस जो है वो ग्रीन कलर में है, पैकेज फूड जो है वो पर्पल कलर में है, और अदर इस तरह से। तो ये सब चीज़ें डायग्राम में विद पाई चार्ट आपको जो है वो देनी पड़ेंगी। ठीक है, मतलब बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको वर्कआउट इस पर करने की जरूरत। तो ये तो हमने किया किसके लिए, रेवेन्यू के लिए, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की रिपोर्टिंग जो है वो हमने दी है। अब हमको पता है हमारा चार्ट जो है वो ये है बेसिकली, ये रेवेन्यू की तो दे दी, अब किसकी बची, प्रॉफिट की, कि टोटल प्रॉफिट है 5140, उसमें से सोप्स का प्रॉफिट कितना है 2034। अब इसकी रिपोर्ट बना के देखते हैं, ये देखो, अब हम किसकी बना रहे हैं, प्रॉफिट की, कॉमन से स्टेटमेंट ऑफ सेगमेंट वाइज प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट में से इसका प्रॉफिट कितना, उसका इंटू 100 करके परसेंटेज निकालना है। तो सोप्स का देखें, टोटल प्रॉफिट है 5140, उसमें से सोप्स का प्रॉफिट है 2034 इंटू 100, दैट इज 39.57%। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए जो आपको बेसिक डेटा दिया गया था, ये देखो, टोटल प्रॉफिट है 5140, उसमें से सोप का प्रॉफिट है 2034। ऐसे ही पर्सनल प्रोडक्ट का प्रॉफिट है 2424, टोटल 5140 में से 2424 पर्सनल का है, तो देखो 5140 में से 2424 पर्सनल प्रोडक्ट का है, उसका परसेंटेज निकाल लिया, बेवरेजेस का परसेंटेज निकाल लिया, पैकेज फूड का परसेंटेज निकाल लिया, और प्रॉफिट ऑफ अदर्स का निकाल लिया। फिर उनको डिग्री में चेंज किया, सेम इसी फॉर्मूले से 5140 में से 2034 आपका सोप्स का है, तो 360 डिग्री में उसकी डिग्री कितनी होगी, 142 डिग्री। ऐसे ही 5140 में से 2424 पर्सनल प्रोडक्ट है, तो 360 में से कितना होगा, 169 डिग्री। ये हमने डिग्रीज कैलकुलेट कर ली। ये डिग्रीज हमारे क्या काम आएंगे, ये हमारे पाई चार्ट बनाने के काम आएंगे। तो हमने इन सबको अब लिख लिया, ये सारे परसेंटेज ये रहे, और ये सारे परसेंटेज ये रहे, ये सारे परसेंटेज हमने लिख लिए, और इन डिग्रीज के ऊपर जो डिग्रीज हमने ऊपर कैलकुलेट किए हैं उसके हिसाब से हमने पाई चार्ट बना लिया प्रॉफिट के लिए। पहले अपन ने ये सारे मेजरमेंट लिखे, सोप किसका है, पर्सनल प्रोडक्ट किसका है, बेवरेजेस, पैकेज फूड्स, अदर्स, ये सब का, और देन इसके डी से जो है डायग्राम जो है वो आपका पूरा बनाया। सही है, और देन लास्ट इसके अंदर है स्टेटमेंट ऑफ सेगमेंट वाइज प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट में परसेंटेज जो है वो कितना है, सही है। अब जो थर्ड चीज आपको कैलकुलेट करनी है उसको देखो, कि हमें क्वेश्चन में जो दे रखा था उस क्वेश्चन को हम एक बार और देखें। ये प्रॉफिट हमें दे रखा है, ये 2000 का प्रॉफिट हमने कितने पे कमाया, टोटल 14,000 के रेवेन्यू पे। तो 2000 का प्रॉफिट कमाया 14,000 के रेवेन्यू पे, कितना परसेंट, 13%। 2424 का प्रॉफिट कमाया कितने पे, 9,000 पे, कितना प्रॉफिट आ गया, 26%। सही है ना। तो इस तरीके से हर का परसेंटेज निकाला, तो इस पे 13 कमा, इस पे 26 कमा, इस पे 16, 4, इसमें तो माइनस ही कर दिया। ऑन एन एवरेज आप कितना कमा रहे हैं, 16.73%। ये हमने सबके परसेंटेज कैलकुलेट कर लिए, और इसको हम बार डायग्राम में दिखा रहे हैं। देखो ये बार डायग्राम है, टोटल तो 16 कमा रहे हैं, अदर्स पे तो माइनस है, तो ये तो पीछे चला गया, ये जीरो लाइन है ना, ये जीरो, ये तो पीछे चला गया। ये सब प्लस में 4%, 16%, 26%, 13%, ये बार डायग्राम है। तो एक तरह से डिविएशन बार्स हैं। ये जीरो लाइन है, जो जीरो से नीचे गया और नेगेटिव है, जो आगे गया वो पॉजिटिव है। तो इस तरीके से सारी तीन चीजें निकाल दी। एक तो निकाला रेवेन्यू के लिए पाई डायग्राम, एक निकाला प्रॉफिट के लिए पाई डायग्राम, और देन एक प्रॉफिट के परसेंटेज के बेस पे निकाला, वो हमने निकाला डिविएशन बार डायग्राम। ठीक है, अब इससे कंक्लूजन क्या निकले, लिखा है पर्सनल प्रोडक्ट सेगमेंट हैज हायर कंट्रीब्यूशन इन प्रॉफिट विद 47%। यानी पर्सनल प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो आपका कमा रहा है।
सोप एंड डिटर्जेंट सेगमेंट हैज हायर कंट्रीब्यूशन इन रेवेन्यू, इसका रेवेन्यू में सबसे ज्यादा शेयर है। इसका तो प्रॉफिट में सबसे ज्यादा शेयर था, किसका? पर्सनल प्रोडक्ट का। सोप एंड डिटर्जेंट का रेवेन्यू के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज है। पर्सनल प्रोडक्ट सेगमेंट हैज 26.91 प्रॉफिट टू इट्स रेवेन्यू, ठीक है, ये एक बार डेटा अपन ने दे दिया। एंड सेगमेंट नेम अदर्स हैज लॉस एंड नेगेटिव प्रॉफिट परसेंटेज, ये लॉस जो आ रहा था ना वो अदर्स का ही आ रहा था। तो अब इस कंपनी के बारे में आपके फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है कि पर्सनल प्रोडक्ट, सोप्स एंड डिटर्जेंट एंड बेवरेजेस सेगमेंट हैव ब्राइट फ्यूचर, क्योंकि काफी अच्छा प्रॉफिट है ड्यू टू द हाई डिमांड एंड प्रॉफिट। बट पॉइंट नंबर 2, other segment consist mainly of water purifier which is having large demand in the country like India, so company may focus on this segment to get better result, कंपनी इस पे भी फोकस कर सकती है। सही है, तो ये पूरा प्रोजेक्ट आपका इस तरह से चलेगा। आपने देखो कितना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो आप बनाया है। सबसे पहले क्वेश्चन रेवेन्यू और प्रॉफिट की शेप में होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाया रेवेन्यू के लिए, और उसके लिए आपका ये पाई डायग्राम बना। देन आपने कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाया सेगमेंट वाइज प्रॉफिट के लिए, ये दोनों परसेंटेज कैलकुलेट हुए, उससे आपका पाई डायग्राम बना। और देन थर्ड आया स्टेटमेंट ऑफ सेगमेंट वाइज प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कौन सा डिपार्टमेंट कितने कितने परसेंट कमा रहा है, और देन उसके लिए हमने ये बार डायग्राम बनाया है, कंक्लूजन दिया है, और देन फ्यूचर प्रोजेक्शन दिया है। सही है, तो अब तक अपन दो चीजें देख चुके हैं, एक तो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट देख लिया, एक अपन ने सेगमेंट रिपोर्टिंग का देख लिया। अब एक और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ेगा जो या तो कैश फ्लो पे होगा और या रेशियो पे होगा। तो पहले मैं आपको कैश फ्लो वाले के लिए बता दूं। कैश फ्लो के लिए आपको कोई बैलेंस शीट देनी पड़ेगी जो कि आपको इंटरनेट पे, वेबसाइट्स पे या एनुअल रिपोर्ट्स में इजिली मिल जाएगी। देखो ये आपको इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हैं, ये आपकी एसेट्स हैं, ये पूरी बैलेंस शीट आपको दे रखी है। सही, इसके कुछ नोट्स टू अकाउंट्स आपको दे रखे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हैं जो कि क्वेश्चन में काम आएंगी, वो दे रखी है। सॉल्यूशन जब इसका चालू होगा, प्रिपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द डाबर इंडिया लिमिटेड, एक कंपनी है, उसके अपन ने लिया है। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रिपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ डाबर इंडिया लिमिटेड। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कैश फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज, जैसे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। टू हाईलाइट द नेट चेंज इन द पोजीशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हम नेट पोजीशन दिखाना चाहते हैं, कैश में कितने चेंजेस हुए। पीरियड अंडर स्टडी 31 मार्च 2015 और 31 मार्च 2014 की जो बैलेंस शीट्स और जो इनकम स्टेटमेंट्स आपको प्रोवाइडेड कराए गए हैं उनसे लिया गया है। टूल्स ऑफ एनालिसिस, इस बार हम कौन सा टूल यूज कर रहे हैं सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। सोर्स ऑफ मटेरियल क्या है, फ्रॉम डाबर इंडिया लिमिटेड ऑफिशियल वेबसाइट से हमने इनकी ये जो है वो डेटा लिया है। और सेम फिर वही कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आपने पढ़ा है, वही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पूरी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, देन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स के पूरे कंटेंट, और देन आपका इसका आंसर। देन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पूरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी टोटल। देन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। और देन आपका वही कैश इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा ओपनिंग, एंड देन आपका आ जाएगा क्लोजिंग। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन आपको अलग से वर्क नोट बना के देनी पड़ेगी पूरी। और अगर इसकी हेल्प के लिए आपको अकाउंट बनाने पड़े, जैसे फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट टेंजिबल एसेट्स के लिए, और ऐसे फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट इनटेंजिबल एसेट्स के लिए हो सकता है आपको बनाना पड़े। इसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का वर्किंग नोट भी आपको अलग से देना पड़ सकता है। तो ये है आपका कैश फ्लो वाला टॉपिक कि किस तरीके से आप कैश फ्लो का करेंगे। तो इसमें भी आप रिजल्ट भी दिखा सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के, अलग से एक टेबल बनाकर कि ओपनिंग कैश इतना था, ऑपरेटिंग से इतना आया, इन्वेस्टिंग से इतना गया, फाइनेंसिंग से इतना आया, और क्लोजिंग बैलेंस जो बचा वो इतना बचा। तो पूरी समरी जो इसके अंदर आ गई। आप इसको बार डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं। ये आपका जीरो लेवल है, सही है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश आपको जो वो पूरी डिटेल ऊपर वाली टेबल की वही दिखा रहे हैं, ओपनिंग कैश। ऑपरेटिंग से कितना कैश आया 62 समथिंग का, इन्वेस्टिंग में कितना गया तो माइनस आ गया, ऐसे ही फाइनेंसिंग में कितना गया माइनस आ गया, और देन क्लोजिंग कितना बचा ये। तो इस तरीके से एक बार डायग्राम बनाकर आप इस चीज को दिखा सकते हो। देन इनके कमेंट दिए जाएंगे।
कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज दिस विच इंडिकेट दैट डाबर इंडिया लिमिटेड इज रनिंग इट्स ऑपरेशन एफिशिएंटली, तभी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इतना कैश आपके पास आ गया। ऐसे ही इंक्रीज इन ट्रेड रिसेबल 32 से 33 हो गए, इट इज क्वाइट नॉर्मल बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो डेटर तो बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप अपना एरिया ऑफ वर्किंग बढ़ाओगे तो आपके डेटर तो बढ़ते जाएंगे। और ऐसे ही कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपने इतना किया है, सिंस नो कैश हैज बीन जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो फाइनेंसिंग से आपके पास कैश आया ही नहीं, तो फिर ये कैश इन्वेस्ट हुआ कहाँ से? तो इसका मतलब आपने अपने कैश रिसोर्सेज और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश कमाया उसको फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, तभी तो आपका जो है ये तो नेगेटिव है, क्योंकि इससे कोई कैश तो आया ही नहीं था लेकिन गया जरूर है। और वो कैश फाइनेंसिंग से आया नहीं, क्योंकि फाइनेंसिंग का तो ऑलरेडी नेगेटिव है। तो ये पैसा कहाँ से आया होगा? जो ओपनिंग कैश आपके पास अवेलेबल है और जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आपने कैश कमाया है। ठीक है, अब इसके सजेशन देने पड़ेंगे। द कंपनी शुड इमीडिएटली रेज लॉन्ग टर्म फंड ईदर बाय इशू ऑफ शेयर। अब भाई इतना पैसा आपका नेगेटिव से गया है तो डेफिनेटली आपको फाइनेंस से ये चीज अरेंज करनी चाहिए। दैट्स वाई सजेशन दिया जा रहा है कि द कंपनी शुड इमीडिएटली रेज लॉन्ग टर्म फंड अरेंज कीजिए, ईदर बाय इशू ऑफ शेयर, या तो शेयर लो या फिर लॉन्ग टर्म डेब्ट्स लोन वगैरह लो, और जिससे कि लिक्विडिटी जो ट्रैप है उससे निकल सके, नहीं तो कंपनी जो है वो लिक्विडिटी प्रॉब्लम के अंदर फंस जाएगी। और देन इससे रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये पूरी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, जिनको आपको इन्हीं क्वेश्चन को तैयार कर लेना, इनमें से कुछ चीजें पूछी जाएंगी, होंगी प्रोजेक्ट रिलेटेड, ये बात तय है। अब अगर आप कैश फ्लो का बना रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप अकाउंटिंग रेशियो का भी एक स्पेसिफिक बना सकते हो। तो या तो कैश फ्लो बनाना है या रेशियो। तो रेशियो के लिए आपने एक शैलजा लिमिटेड कोई कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट आपने ले ली, और एक तो इनकम स्टेटमेंट दे रखा है, एक आपको बैलेंस शीट दे रखी है, ये आपको नेट से अवेलेबल हो जाएगी। सही है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 48 लाख, पिछले साल का था 40 लाख, बैलेंस शीट पूरी दे रखी है, नीचे नोट्स टू अकाउंट दे रखे हैं। अब इसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ शैलजा लिमिटेड विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग रेशियो। इस बार हम अकाउंटिंग रेशियो के थ्रू कर रहे हैं। पहले अपन ने डाबर इंडिया का अपन ने जो किया था वो कैश फ्लो के थ्रू किया था। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द चेंजेस विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। इस बार हम अपन अकाउंटिंग रेशियो की हेल्प से कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टू स्टडी वेदर द कंपनी हैज परफॉर्म बेटर देन बिफोर, क्या कंपनी की कंडीशन सुधरी है। पीरियड अंडर स्टडी 2013-14 एंड 14-15। टूल्स ऑफ एनालिसिस, सर रेशियो यूज कर रहे हैं। सोर्स ऑफ मटेरियल के जी ऑफिशियल वेबसाइट से लिए। प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, हम कौन कौन से रेशियो कैलकुलेट करेंगे, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये हम फॉलोइंग रेशियोज देखेंगे। तो हमने सब तो कैलकुलेट नहीं किया सकते, हमने लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो और क्विक रेशियो लिया 2015 के लिए, 14 के लिए, क्विक रेशियो भी 15 एंड 14 के लिए, देन इसका कमेंट कर दिया। ऐसे ही सॉल्वेंसी रेशियो में भी दो लिए, डेब्ट इक्विटी रेशियो दोनों ईयर्स के, टोटल एसेट टू डेट रेशियो दोनों ईयर्स के लिए, और देन उस पर भी क्या करेंगे, कमेंट करना पड़ेगा। ऐसे ही देन हम लेंगे एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में अपने लिए एक तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वही 2015 और 14 के लिए। देन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, वही 15 और 14 के लिए। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, वही 15 और 14 के लिए, और देन इस पर क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। ऐसे फिर हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज लिए, उसमें पहले जीपी रेशियो, वही 15 और 14 के लिए, 2 ईयर के वही कंपेयर करना है। ऑपरेटिंग रेशियो 15 एंड 14 के लिए, नेट प्रॉफिट रेशियो 15 और 14 के लिए, रिटर्न ऑन इक्विटी 15 और 14 के लिए, अर्निंग पर शेयर 15 और 14 के लिए। सारे रेशियो कैलकुलेट करने के बाद उस पर कमेंट दे दिया कि भाई कंपनी की पोजीशन जो है वो कैसी है, और देन उसी से कंक्लूजन निकाला कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ शैलजा लिमिटेड हैज इम्प्रूव्ड। हमने पुराने रेशियो से कंपेयर करके जब देखा तो उनकी परफॉर्मेंस जो है पहले से सुधरी है। सही है, तो एक कंक्लूजन जरूर देना पड़ेगा, और देन इसी के रिस्पेक्ट में टीचर आपसे वाइवा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये मैंने कुछ डमी चीज़ें जो हैं वो आपको डीके गोयल की बुक से जो हैं वो चीज़ें दिखाई है। इसको आप 1-2 बार देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये पूरा ट्रीटमेंट समझ में आ जाएगा, और उसके बाद आप आराम से एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, एक सेगमेंट रिपोर्टिंग का क्वेश्चन जिसमें भी 3 पार्ट हैं, और एक रेशियो या कैश फ्लो में से एक क्वेश्चन जो है तैयार करें। ये आपके फाइल जो है वो 4 मार्क्स के लिए सफिशिएंट रहेगी। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।